जय श्री ओम नमः दिव्य नमो हरिहरताण नमो सीताय नमो नमो वंशाय नमो देशावसाय मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तत्त्वनिधये। पांडुलिपि विज्ञान के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। कल अपन लोगों ने लिपिकर्ता का जो महत्व है उसको देखा। आज अपन को लिपिकार के जो प्रकार हैं उनको अपन देखते हैं। बाकी सब लोग किधर हैं? अरुणा जी, आप ही अकेले आए। आपकी म्यूट है आप। सर कोई नहीं जुड़ा अभी तक। हम्म, चलिए पढ़ते हैं आ गए अपन। ना जयदीप जी, कोमल, पूजा जी भी आ जाएंगे। पूजा जी, हाँ, चलिए पढ़िए अरुणा जी, पढ़ते हैं, इसको समझते हैं। जी सर पढ़ती। इस प्रकार पांडुलिपि विज्ञान की दृष्टि से लिपिकार का अत्यधिक महत्व है। उसके प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप ही हमें पांडुलिपि प्राप्त होती है। ये लिपिकार 10 प्रकार के होते हैं। पांडुलिपि विज्ञान के लेखक डॉक्टर सत्येंद्र ने डॉक्टर हीरालाल माहेश्वरी के हवाले से लिपिकार के 10 प्रकार बताए हैं, जो निम्नलिखित हैं। आप लोगों को जैन मैंने श्रावक। एक जो 2 पीडीएफ शेयर किए ना, एक सामान्य पांडुलिपि विज्ञान, एक पांडुलिपि विज्ञान करके। हाँ तो यस। हाँ, पांडुलिपि विज्ञान जो है वो डॉक्टर सत्येंद्र जी की है। काफी अच्छी पुस्तक है वो, है ना? वो भी आप रेफर कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो उसको यहाँ सर वो अपभ्रंश एकेडमी का ना नंबर मैंने सर्च किया, लेकिन वो कोई दूसरे डॉक्टर को ही लग रहा है सर। उनका नंबर ही नहीं मिल रहा है सर। अच्छा, तो आप लोगों को नंबर नहीं मिला क्या? नहीं सर, मैंने बहुत सर्च किया, लेकिन उनके जो लैंडलाइन नंबर है वो बंद है, और एक मोबाइल नंबर है तो वो डॉक्टर सोगानी को लग रहा है। वो भी बेचारे बहुत एजेड लग रहे, वो कुछ बोल ही नहीं पा रहे। अरे वो कमल संजय सोगानी है, वो बेचारे नहीं है, बहुत बड़े विद्वान है। अरे सर, लेकिन उनको मैं कब भी बोल रही, ये अपभ्रंश, तो वो मुझे क्या बोल रहे, मेरा बच्चा बाहर गया है, वो बाद में आके बात करेंगे। हम्म, सिर्फ मुझे क्यों पता चला, मैंने देखा कि वो ट्रू कॉलर में आया कि डॉक्टर सोगानी है वो। हम्म, तो बहुत सब वो बड़े हेड है क्या उधर? प्राकृत अपभ्रंश के बहुत बड़े विद्वान है वो। ओके सर, सॉरी, मुझे नहीं मालूम। अभी मुझे लगा कि कोई डॉक्टर, कोई फोन लग रहा है, वो बोल रहे मैं डॉक्टर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। अभी मैं क्या समझू मैं डॉक्टर? सब डॉक्टर ही हैं। हाँ। पीएचडी वाले, आप भी जब पीएचडी करेंगे आप भी डॉक्टर ही बनेंगे। हाँ सर। देखो तो मुझे मैं ऐसा। मैं एक और नंबर भेजता हूँ, वो शकुंतला जी हैं। ओके ठीक है, सर। और किसको भेजूं? आपको भेजूं? आपको भेजता हूँ। हाँ सर। ठीक है, आप एक बार उनसे बात करिएगा और उनसे रिक्वेस्ट कीजिएगा कि मैम हमें ये बुक चाहिए है, और अब आपके यहाँ से चाहिए, कैसे मिल पाएगी क्या? ये भी स्कॉलर है ना, ये कोई ऐसे नॉर्मल व्यक्ति नहीं है। इनसे नहीं नहीं हेल्प सर। मांगना कि मैम हमें हाँ सर, हेल्प हेल्प कर ही, दीजिए। लेकिन वो ये मैं उनको क्या बोल रही हूँ कि मुझे ना, मैंने उनको बोला मैं महाराष्ट्र से कॉल कर रही हूँ और मुझे ऐसे ऐसे बुक चाहिए था।
तो हम्म। आप फिर वो मुझे क्या बोलते हैं कि मैं डॉक्टर हूँ, बस इतना ही बोल रहा हूँ मैं डॉक्टर हूँ। मुझे सच में ऐसा लगा कि कोई डॉक्टर को मीन्स अपने डॉक्टर को फोन लग रहा है, वो छेड़ने अभी डांटेंगे, फिर नहीं, मैंने आप फोन नहीं। अब अभी कोई भी हो ना तो उनसे कह देना कि सर, या मैम से बात करो ना कि मैम, मैं क्षमा चाहूंगी आपको परेशान कर रही हूँ, लेकिन आप मुझे वो किसी का नंबर दे दीजिए जिनसे मैं बुक ऑर्डर कर सकूँ। मैंने क्योंकि ये ये सब तो बड़े बोला उनको, स्कॉलर, लेकिन कोई वो बड़े थोड़े स्कॉलर है एजेड ना ही लगे। इसलिए। मैंने बोला हाँ सॉरी मैं डिस्टर्ब कर रही हूँ, लेकिन मुझे आप बोल सकते क्या? तो वो बोले कि मेरा बेटा आएगा फिर मैं बात करूंगी। हाँ हाँ, वो तो बहुत एजेड हो गए हैं और वो बहुत ही ज्यादा उनको उनका स्वास्थ्य अनुकूल नहीं रहता है। हाँ, तो मुझे वही लगा, फिर मैंने उनको सॉरी बोल के रख दिया फोन। हम्म। चलिए ठीक है, मैंने हाँ। आपको शकुंतला जी का नंबर दिया है। यस ये सर। भी वहीं पर सोगानी जी के साथ ही काम करते हैं, बहुत बड़े ये भी स्कॉलर्स हैं। आप उनसे रिक्वेस्ट कर लीजिएगा कि मैम मुझे किसी का नंबर दे दीजिए चलेगा। ताकि मैं बुक ऑर्डर कर सकूं। तो एक बार आप सबके सबके उससे बात कर लेना, ठीक है, जिस जिसको हाँ भी यस चाहिए सर। हो। एक हाँ, साथ जब वो सबसे। बोले यहाँ पे अवेलेबल रहेगा तब मैं सबको शेयर कर दूंगी वो नंबर। हाँ हाँ, नहीं ऐसे मत करिए, सबसे ये इनका कोऑर्डिनेट। नहीं सर, जिनका मुझे मिलेगा कि इधर बुक अवेलेबल हाँ रहेगी हाँ तब। हाँ हाँ। नहीं, और जिनसे सबसे हमको बुक। कोऑर्डिनेट कर लीजिए, आप लोगों ने जैसे पहले मंगवाई थी ना जैन प्रमाण मीमांसा हाँ, करके, वैसे ही कर वैसे ही लीजिएगा, है करेंगे, ना। हाँ सर। थैंक यू सर। चलिए। सर पढ़ूं? लिपिकार के जो, हाँ, लिपिकार के जो 10 प्रकार हैं, कौन कौन से जीव लिपिकार होते हैं, वो पढ़िए अरुणा जी। हाँ सर, पहला है जैन श्रावक या मुनि, साधु। तीसरा गृहस्थ। चौथा पढ़ाने वा पढ़ाने वाला। पांचवा कामदार, राजघराने से क्लर्क या लिपिक। छठा दफ्तरी, अन्य कार्यों के साथ प्रतिलिपि भी करता था। सातवां व्यक्ति विशेष के लिए लिखी गई पांडुलिपियों का लिपिक। आठवां विशेष अवसर के लिए लिखी गई प्रति का लिपिक। नौवां ग्रंथ संग्रह के लिए लिखी गई प्रति का लिपिक। 10वां धर्म विशेष के लिए लिखी गई प्रति का लिपिक। ठीक है, तो ये 10 प्रकार के जो लिपिकार होते थे, माने कौन कौन व्यक्ति ये सब कार्य करते थे, आइडिया लगा आप लोगों को। यस सर। हाँ, वो एक जैन श्रावक भी होते थे, मुनि भी इस कार्य में लगते थे, ये साधु हो, है ना, कोई गृहस्थ हो, कोई पढ़ाने वाला हो, कोई जो राजघराने में जो एक पढ़े लिखे जो लिखने पढ़ने का काम करते थे वो लोग, क्लर्क आदि लोग हों। ठीक है, दफ्तरी कार्य जो करते थे कि कुछ और काम कर रहे हैं साथ में, पार्ट टाइम जॉब जैसा, है ना, ऐसे भी कुछ लोग होते थे। कोई व्यक्ति विशेष के लिए लिखी गई पांडुलिपि का लिपिक, जैसे मान लीजिए कि हमें किसी को गिफ्ट में देनी है, तो ऐसे भी होते थे, ये भी गिफ्ट चलता था क्या, किसी को किसी पांडुलिपि उपहार के रूप की, भेंट स्वरूप दी है, ठीक है, या किसी अवसर विशेष की वजह से कुछ, कि चलो आज ऐसा पर्व है, ऐसा समय है, तो इस तरीके से भी ये इस समय पे भी सर अ, पांडुलिपि गिफ्ट की जाती थी? हाँ, मंदिर गिफ्ट मतलब मंदिरों में, स्थानकों में, उपाश्रयों में और अन्य अन्य जगहों पर, तभी तो सुरक्षित रही हैं। सर आवाज नहीं आ रही है हेलो, आपको आवाज आ रही है? हाँ यस सर, आ अभी। रही है। आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ सर, आ रही अभी है। आ रही तो कोई पर्व विशेष है या कोई है कि जैसे किसी, जैसे मैंने 20 प्रतिलिपियां कराई, ठीक है, अब 20 प्रतिलिपियां करा के मैंने एक बेंगलोर में दान दी, एक मैंने दूसरी जगह पे दान दी, किसी को ऐसे मंदिरों में, उपाश्रयों में, राजाओं को भी एक दूसरे से, जैसे साहित्य प्रेमी जो होते थे वो सब देते थे ना। आप सब लोग एक दूसरे को बुक्स नहीं गिफ्ट में देते हो? देते सर। ऐसे बुक्स गिफ्ट में देते हैं ना, एक दो पढ़ने वाले व्यक्ति आपस में एक दूसरे को बुक गिफ्ट करते हैं, जिन्हें धर्म की रुचि होती है वो लोग आपस में एक दूसरे को धार्मिक ग्रंथ गिफ्ट करते हैं, जिन्हें संसार की रुचि होती है वे डिब्बा डिब्बियां देते हैं एक दूसरे को, है ना।
वो ऐसा रहता है, जो अधिक हिंसा वाले होते हैं वो एक दूसरे को फ्लावर देते हैं, कुछ नहीं, वो किसी को मार के फ्लावर गिफ्ट कर रहे हो, अनंत जीवों की हिंसा कर, वैसे गिफ्ट देते हैं। सब अलग अलग हैं जिनकी जैसी रुचि होती है। ऐसे भी मंदिरों में, उपाश्रयों में, अन्य अन्य जगहों पर जो पांडुलिपि संरक्षण हुए हैं, ये वैसे ही तो हुए हैं, एक किसी को दान में दे करके। राजा अधिकारी है, राजा को उसकी वैल्यू समझ में आती थी तो वो करवा करके अन्य अन्य जगहों पर, अपने भी पुस्तकालयों में, अन्य जगहों पर वो दान में देते थे। जी सर। चलिए, ठीक है, तो इस तरीके से अब हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। वो है प्रतिलिपि में की गई विकृतियां और उसके परिणाम। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा, मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है, मैन्युस्क्रिप्ट की इंपॉर्टेंस क्या है वो भी अपन पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद अपन मैन्युस्क्रिप्ट, वो तो आप लोग को अब खुद ही ख्याल में आ गई होगी क्या इंपॉर्टेंस है, कि नहीं आई? लगता है कि आई सर। मैन्युस्क्रिप्ट इम्पोर्टेंट है कि नहीं है, उसकी क्या वैल्यू होती है? वेरी इंपॉर्टेंट। यस सर। ठीक है, वो भी अपन एक बार देख लेंगे, क्योंकि जब हमने समझ लिया ना तो इम्पोर्टेंस अपने आप ख्याल में आ जाती है। ठीक है, देखिए, अब हमने क्या समझा है कि मैन्युस्क्रिप्ट बनती कैसे है, लिखी कैसे जाती है, किस किस पर लिखी जाती है, ये सब हमने समझ लिया। फिर हमने ये देखा कि वो एक मैन्युस्क्रिप्ट कॉपी कैसे की जाती है, तो उसके वो अलग अलग हमने देखे। ठीक है, एक किसी से लेना, आगे गिफ्ट देना, है ना, उसकी प्रतिलिपियां बनना, हमसे और तो हो उनको, जाती है बड़ी, तो मैं पढ़ लेती और उनको लिखने वाले प्रतिलिपिकार होते हैं, है ना, वो प्रतिलिपिकार कैसे होते हैं, उसमें क्या गुण होते हैं, ये सब अपन ने पढ़ लिया। ठीक है, मैं आपको एक रिकैप दे रहा हूँ जो जो भी अभी हूँ। अपन ने पढ़ा है। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, जब कॉपी की जाती है ना, तो कॉपी करते वक्त क्या क्या अशुद्धियां जो हैं वो उसमें हो सकती हैं, क्या क्या उसमें दिक्कत जो है वो आ सकती है। ठीक है, गलतियां हो सकती हैं, विकृतियां समझ रहे हैं, कि क्या क्या प्रतिलिपियों में गलतियां, है ना, मिस्टेक्स जो है वो हो जाती हैं। ठीक है, कोई स्क्राइबर जो है, जब वो कॉपी कर रहा है, तो वो कॉपी करते वक्त उसमें विकृत, सॉरी, तो उसमें जो गलतियां हैं, विकृतियां हैं, वो हो जाती हैं। और ऐसी विकृतियों का रिजल्ट क्या निकलता है वो भी अपन समझेंगे। चलो, मैं आप लोगों से पहले पूछता हूँ, जस्ट कॉमन सेंस के बेस पर सोचिए, जब एक प्रतिलिपिकार प्रतिलिपि कर रहा है, ठीक है, चाहे वो मूल से हो, चाहे वो अन्य पांडुलिपि से हो, तो उससे क्या क्या विकृतियां हो सकती होंगी, सोचिए, बताइए। ह्यूमन एरर रह सकता है, प्रिंटिंग एरर। एक्चुअली प्रिंटिंग देखना एरर है, सुनना है और फिर लिखना है। लिखा हुआ है तो पानी गिर गया तो थोड़ा एडाबरेट हो जाता है, मिसिंग हो जाता है, हम्म। स्पेलिंग वो मिस्टेक हो भी, जाता है। हम्म। और देख के लिखना है रीडिंग तो में भी भी एरर हो फर्क है। सकता है, आंखों से हो सकता है, कानों से सुनने में भी हो सकता है। हम्म। एंड वी पुट आवर वन सेंटेंसेस जब कोई बोल के लिखते हैं। हम्म। अपना पर्सपेक्टिव भी डालते हैं, हाँ तो वही। मीनिंग चेंज होता है कभी कभी। अच्छा, आप लोग तो अच्छा, बिल्कुल सभी ने बिल्कुल सही सही जवाब दिए, जितने भी आप लोगों ने बोले बिल्कुल सही है। अब ये सब कुछ हो सकता है। अब आप सोचो, हमारे पास जो एक ग्रंथ मिला, वो जरूरी नहीं है आचार्य ने वैसा ही लिखा हो, वो बीच हम्म। में किसी ने अपनी बुद्धि चला करके क्या उसमें प्लस माइनस कर दिया हो। समझ रहे हो आप हम्म। दिक्कत, ये सब चीजें समझ रहे हो अब आप, क्या चीजें हैं, और उन्हीं के बेस पर तो आज सारे ग्रंथ छपे हैं, आगम छपे हैं। ठीक है, तो फिर हम इनसे निपटते भी हैं, इसको प्रॉब्लम सॉल्व भी करते हैं, कैसे करते हैं, क्या होता है, वो सब अपन समझेंगे। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग है ये विषय, आइए इसको समझते हैं। लेकिन सर उन गलतियों को करेक्शन भी तो किया जाता है ना, एज इट इज हमारे पास थोड़ी आती है। हम्म। उनको करेक्ट करके ही फिर मतलब पब्लिश किया जाता है ना, उनको करेक्शन भी तो होता ही है उनमें। बराबर है, लेकिन आप जैसे मान लीजिए आपने कोई आर्टिकल लिखा, ठीक है, और आपने करेक्शन के लिए मुझे दिया, ठीक है, मैंने उसमें से गलतियां हटा दी, तो मैंने सारी गलतियां पकड़ ली हूँ, ऐसा है क्या? नहीं। इसके बावजूद भी गलतियां रह जाती हैं। आपने आज देखा ना, कई छपी हुई कॉपी में भी गलतियां रह जाती हैं, बड़े से बड़े हम्म। लेखक की।
छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, ये सब हो जाता है कि नहीं हो जाता है? छोटा, बड़ा, लघु, दीर्घ, फुल स्टॉप, ये सब हो जाता है। देखिए, और बात ये तो एक सिर्फ वो बात हुई, ठीक है, जो हो जाती है। अब किसी ने इंटेंशनली कोई चीज ऐड कर दी हो कॉपी करते वक्त, तो जो संशोधक है, चेक करने वाला है, वो एक एक लाइन से लाइन थोड़ा ना मिला करके चेक करता है कि आपने वही लिखा कि नहीं लिखा। चलिए। हाँ, कोई पढ़ेगा आप में से, अर्णा जी के अलावा कोई पढ़ना चाहते हैं? सब मैं पढ़ूं। हाँ, पढ़िए। किसी लिपिकर्ता के असुंदर लेखन या अशुद्ध लेखन के द्वारा कभी कभी बड़ी भयंकर भूलें हो जाया करती है। जो कुछ लिपिकर्ता ने लिखा उसे पाठक सही ढंग से नहीं समझता है, तो कई बार अर्थ के अनर्थ हो जाया करते हैं। मौर्य शासन काल में एक लेखक मिनट, या एक मिनट लिप रुकिए। इसमें देखिए, दो चीजें बताई हैं। गलतियां किस कारण से होती हैं? एक तो असुंदर लेखन से, हम्म, ये हम समझ सकते हैं जब हम आप लोग की कॉपी चेक करते हैं, ठीक है। हाँ सर, और अशुद्ध लेखन से, वो भी होता है। ये आप तत्वार सूत्र के सूत्र और कर रहे हो, ये लिख रहे हो, वो लिख रहे हो, ऐसे करते हो जब, तो हम देखते हैं उस चीज को। तो जब लिपि करता होता है, उसकी राइटिंग अच्छी नहीं है, इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, या अशुद्ध वो लिखता है, तो इसके कारण भूलें हो जाती हैं, ठीक है। और फिर जब उससे भूल हो जाती है, तो फिर जो पढ़ने वाला है उसको फिर समझ में नहीं आता कि इसमें क्या लिखा है, इसका अर्थ ये है कि ये है, बड़ा है, ये वो है, बहुत दिक्कत होती है। जैसे देखो, एक जनरल ऑब्जर्वेशन जो मैंने की है, जैसे पूजा जी और जो भी मराठी हो, ऑफेंड ना हो, तो जैसे कोई भी मराठी बोलने वाले व्यक्ति हैं, वो जैसे हिंदी में कुछ लिखेंगे, तो वो हिंदी में जब वो लिखेंगे तो फिर उसमें वो छोटी बड़ी का ध्यान, छोटा बड़ा इतना ध्यान नहीं देते हैं, है ना? जो पूजा जी, होता है कि नहीं होता है ऐसा लिखते में? हाँ, लिखने में हो सकता है क्योंकि मुझे मराठी तो बोलने नहीं आती इतनी, मेरा इधर नहीं है, लेकिन वो लिखने में क्योंकि बचपन से हमारी सेकंड लैंग्वेज में थर्ड लैंग्वेज मराठी रहती है ना, तो मिक्सिंग हम्म। होता है सर। होता है, मेरे हाँ क्लासमेट्स हैं मिक्सिंग, ना, इसलिए मैं जानता हूँ। हाँ मिक्सिंग होता है क्योंकि ना वो थोड़ा सेम ही है हिंदी और मराठी, तो फिर वो बचपन से ही होते आ रहा है सब। देखो, अब जैसे ये शब्द है प्रतिलिपि, इसमें छोटी ई है कि बड़ी ई है? ये तो छोटी ई पहली है, वाली है, हाँ छोटी पहली वाली। ठीक है। अब कोई और मराठी लिखेगा, में हम सेकंड वाली ले लेंगे। हाँ, वो प्रति ई कर देंगे। तो भाई पूजा जी एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो ऐसा हो जाता है, और ये से होता बहुत है से। सर क्योंकि वो दोनों सेम सेम ही लिखना पड़ता है, तो वो होता है। वो कुछ ना कुछ वो दो, और उन ऐसा नहीं कि वो ये इंटेंशनली करते हो, नहीं, वो ऐसा हो जाता है कि मराठी में वो चलता है। हाँ। तो ये अब समझ में आ रहा है थोड़ा आप लोगों को? अब वो प्रति है, ऐसे छोटी ई का बड़ी ई, है ना? पिटना, पीटना, दोनों में अंतर होता है, दोनों क्रियाएं अलग हम्म। अलग है, पिटना और पीटना। हम्म। मैं पिट कर आया, मैं पीट कर आया, पिट कर पीटना, दोनों ऐसे अर्थ के अनर्थ होते हैं, कि पीटा कि पिटा, क्या हुआ पता नहीं, ठीक है। तो ऐसा गलतियां हो जाती हैं, तो आप लोग भी शुद्ध लिखने की कोशिश कीजिए, कि आप लोग भी जब अपनी प्रतिलिपियां लिखते हैं ना, पांडुलिपि जब मैं आपकी चेक करता हूँ, ठीक है, तो जब आपकी पांडुलिपि चेक करते हैं, उसमें भी ये सारी चीजें देखने हमें आती हैं। तो आप सब लेखक हैं, अपनी प्रतिलिपियों को अच्छी बनाइए, शुद्ध लेखन कीजिए, ठीक है, और सुंदर लेखन कीजिए, दोनों चीजें इंक्लूडेड हैं। चलिए, आगे बहुत बढ़ते गंदी हैं। है। मौर्य शासन काल में लेखक या लिपिकर्ता प्रशासकीय तंत्र का एक प्रमुख सदस्य हुआ करता था। वह आजकल के पीए या स्टोनो की तरह का व्यक्ति स्टेनो, था। स्टेनो। हाँ, स्टेनो की तरह व्यक्ति था। हम्म। 7वीं सदी के एक आदेश लेख निर्माण ताम्रपत्र अभिलेख के अनुसार लेखक राजा के निजी सचिवों में सम्मिलित था और उसके अधिकार और कर्तव्य भी बढ़े हुए थे।
राज राजकाज में आने जाने वाले पत्रों का पढ़ना और व्याख्या कर अर्थ बताना उसका कार्य था। इस कार्य में जरा सी असावधानी से, चाहे लेखक से हुई हो या पाठक से, बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है। रुकिए रुकिए रुकिए, अब दो हम्म, तरीके से प्रॉब्लम होती हैं। किस किस के लेवल पे? एक राइटिंग के लेवल पर और एक रीडिंग के लेवल पर। हम्म, ठीक है। लिखते वक्त भी गलतियां होती हैं, पढ़ते वक्त भी। अब मान लीजिए कि हमने तो सही लिखा है, आप ही गलत पढ़ो तो। ठीक है, सामने सही लिखा है ना, और हम ही उसको गलत पढ़ हो जाता है ना, हम सबसे हो जाती है, सबसे गलतियां हो जाती हैं। तो अब दो तरीके से गलतियां हो जाती हैं, एक लिखते वक्त और एक पढ़ते वक्त। अब दोनों ही वक्त में जब अशुद्धियां, असावधानी से जो हुआ, उसमें बहुत दिक्कतें संभव हो सकती। अब देखो उसी का वो पूरा एक कहानी बता रहे हैं, तो मजा आएगा आप लोगों को पढ़ने पर, पढ़िए। हरिसेन ने अपने कथा कोश की 24वीं कहानी में लिखा है कि एक लेखक महारानी और मंत्रियों के साथ राजभवन में रहता था। उसकी उपस्थिति में महाराज के जो पत्र आते, उन्हें पढ़कर लेखक उनका अभिप्राय बताता था। एक बार एक राजा ने किसी उपाध्याय के बारे में पत्र लिखा था कि उसे सुगंधित उबले चावल, घी तथा मशी दाल भोजन में दी जाए। रुकिए लेखक ने रुकिए पत्र। रुकिए, समझ में आया क्या चल रहा है कहानी? हाँ सर। हाँ। हाँ। तो राजा ने आज्ञा दी, लेखक से लिखवाया कि उपाध्याय जो हैं, पढ़ने का जो पढ़ाने का जो काम करते हैं, उनको क्या दिया जाए? दाल चावल कैसे घी दाल के कैसे साथ। चावल? दाल मीन्स वो बोले ना, सुगंधित उबले चावल, घी तथा उसमें दाल मशी अच्छे भोजन से, में दी माने जाए। अच्छे सा खाना दिया जाए उनको, हम्म, अच्छी हम्म, दाल दी जाए, चावल दी जाए, अच्छे प्रकार के चावल हम्म, दिए जाए, और ऊपर से मस्त आराम से डुबा डुबा करके घी दिया जाए। हम्म। चलिए आगे देखिए। हाँ, लेखक ने पत्र पढ़ते समय मशी का अर्थ काली स्याही लिया, अर्थात कोयले की काली स्याही घी में घोलकर चावल के साथ खाने को दी जाए। इस प्रकार अर्थ का अनर्थ हो गया। लेखक या रुकिए लिपिक। रुकिए रुकिए, अब ये समझ में, ये कहानी खत्म हो गई। ख्याल में आया आप लोगों को? हाँ, यस। ये किसके लेवल पर यस। गलती हुई? लिखने वाले ने सही लिखा, लेकिन पढ़ने वाले ने उसका अर्थ क्या निकाला? काली स्याही मशी। ठीक है, अब वो कितना अर्थ हो गया? काली स्याही में कोयले की काली स्याही के साथ चावल दिए जाए, तो ये तो कहाँ हम किसी का उपकार करने के लिए या किसी के ग्रेटिट्यूड दिखाने के लिए घी वगैरह डाल करके देते हैं? सम्मान होता है ना ये तो आप सभी जानते होंगे। हाँ। राजस्थान वगैरह में और अन्य सब जगहों पे ये ट्रेडिशन होता है, घी तेल, माने वो आपके सम्मान को दिखाता है कि आपको उस व्यक्ति के प्रति कितना सम्मान है ना। और यहाँ तो वो काली स्याही उसका अर्थ हो गया, तो ये बिल्कुल ही उसका अपकार हो गया, एक बेइज्जती हो गई। देखिए आगे। तो ये इस प्रकार। इस तरीके से अनर्थ हो जाता है, अनर्थ हो गया उसका पूरा। हम्म। ठीक है। लेखक या लिपिक के असावधानी पूर्ण लेख का एक उदाहरण और देखें। एक मिनट रुकिए, एक अभी जो आपने उदाहरण देखा था वो किससे गलती हुई थी? पढ़ने वाले से, पाठक पढ़ने से। वाले से। ठीक है, रीडर से। तो रीडर के हाँ। लेवल पर जो प्रॉब्लम हुई, गलतियां हुई, वो हमने देखी। अब राइटिंग लेवल पर जो लिखने वाले हैं वो वही गलत लिख दे, तो कैसे हो जाता है देखिए। एक बार एक सेठ के मुनीम ने उनके घर पर लिखकर भेजा कि आज सेठ जी अजमेर गए हैं, बड़ी बही को लेते आना। इस पंक्ति के पाठक ने इसे यो पढ़ा, आज सेठ जी मर गए हैं और बड़ी बहू को लेते आना। आपने देखा कि अजमेर गए को आज मर गए हैं, एवं बही को बहु पढ़ने से क्या क्या हो गया। ख्याल में आ रहा है सभी को क्या क्या दिक्कत हुई, क्या क्या प्रॉब्लम हो गई? आज सेठ जी अजमेर गए हैं, तो आज अजमेर का आज मर गए हो गया। ये हमने आज है ना, बड़ी बही को, बड़ी बहू को लेते आना। ठीक है, तो वो सब अनर्थ हो रहे हैं इन सब शब्दों के। ठीक है, तो ऐसा हो जाता है। ऐसे हम किसी को ओरली बोले,
और लिखवाएं। ठीक है, मान लो कि राजा ने आज्ञा दी कि सुनो अपने पत्र पे लिख दो कि मैं अजमेर गए हैं, यही बात अगर ओरली बोले और किसी को सुनने में दिक्कत हो, वो उल्टा सीधा लिख दे यही। तो पढ़ने पे भी हो सकता है, लिखने पर भी हो सकता है। ये सब विकृतियां जो हैं ये पांडुलिपि में आ जाती हैं, ये सब आती हैं, प्रतिलिपियों में आ जाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यस। पांडुलिपि की भूलों के निवारण का उद्देश्य। देखो देखो किसी देखो, हम्म, निवारण है कि क्या है? निराकरण। निराकरण, निराकरण का उद्देश्य, सॉरी सर, पांडुलिपि की भूलों का निराकरण का उद्देश्य। समझ रहे हो पाठक के लेवल पे क्या क्या हो जाता है? हाँ सर। हम्म, चलिए। किसी पांडुलिपि में प्राप्त लिपिगत विकृतियों का संबंध लिपिकर्ता से ही होता है। अतः पांडुलिपि वैज्ञानिक को पांडुलिपि संपादन करते समय उन सभी संभव भूलों का निराकरण करना आवश्यक होता है। निराकरण, हाँ, अवॉइड करना, निराकरण। उसको रिजॉल्व करना। हम्म। इन भूलों का निराकरण मुख्यतः मूल प्रति के उद्देश्य से किया जाता है। पाठालोचन विज्ञान में इन पाठ संबंधी भूलों या समस्याओं का निराकरण करना होता है। इसमें देखो अब आपको बहुत सारी चीजें मुझे बताना है। देखिए सबसे पहले क्या बताना है, किसी पांडुलिपि में प्राप्त लिपिगत विकृतियों का संबंध लिपिकर्ता से होता है, से ही होता है। ठीक है, पांडुलिपि में गलती किसकी वजह से होगी बताइए? लिपिका। ऑब्वियस सी बात लिपिकर्ता है, से ही। लिखने वाले की वजह से, लिपिकर्ता की वजह से ही होगी। हम्म, ठीक है, तो पांडुलिपि में जो भी विकृतियां होती हैं, ठीक है, वो वो किससे एसोसिएटेड होती हैं? लिखने वाले से, लिपिकर्ता लिपिकर्ता से। से। ठीक है, सबसे पहली बात आपको ये समझ में आई। हम्म, अतः पांडुलिपि वैज्ञानिक हो ये कहाँ मिलेंगे वैज्ञानिक? नासा में, इसरो में, कौन से वैज्ञानिक हैं ये? पांडुलिपि मैन्युस्क्रिप्ट साइंस है ना, इस हम्म, माने जो पांडुलिपि वैज्ञानिक का मतलब है जो उस पांडुलिपि का विशेष अध्ययन कर रहे हैं, जो उस हम्म, पांडुलिपि को पढ़ रहे हैं। ऐसे जीव, वो हम भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, सभी हो सकते हैं, कोई भी जिसको पांडुलिपि का अध्ययन कर रहा है। ख्याल में आ रहा है? तो जो पांडुलिपि वैज्ञानिक हैं जो एक मैन्युस्क्रिप्ट की स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, उसको उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं, उसके कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं, उसका एक क्रिटिकल एडिशन निकाल रहे हैं। तो समझ में आ रहा है ना ये क्या बोल रहा हूँ मैं? ठीक है, तो चाहे उस ग्रंथ का एक क्रिटिकल एडिशन निकालें या उसको ट्रांसलेट करें, ऐसा करने वाले जो पांडुलिपि वैज्ञानिक होते हैं, वो उसको संपादित माने एडिट करते वक्त इन सभी संभव भूलों का निराकरण करना आवश्यक था। वो जब वो करता है तो ये नहीं हम क्या करें उसमें लिखा है, हम क्या करें उसमें लिखा है, ऐसे नहीं चलता है। उसमें लिखा है, उसमें लिखा है, हमें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना होता है। जब हम किसी मैन्युस्क्रिप्ट को पढ़ रहे हैं, उसका कोई स्टडी कर रहे हैं उस पर, तो उसमें अगर हमें लगता है कि ये चीज ठीक नहीं है, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। ख्याल में आ रहा है? छोटी ई नहीं होनी चाहिए, यहाँ बड़ी ई होना चाहिए। यहाँ विसर्ग नहीं होना चाहिए, यहाँ ऐसा होना चाहिए। यहाँ ऐसे संधि अलग अलग नहीं होना चाहिए, है ना, समास होना चाहिए। आपको भावासन हो रहा है ना मैं ये सब क्या बोल रहा हूँ? ख्याल में तो आ रहा है जी। ना? तो ये जब हम एक मैन्युस्क्रिप्ट की स्टडी करते हैं ना, तो उसमें ये सब चीजें इन्वॉल्व होती हैं। हम ऐसा नहीं कह सकते हमारी क्या गलती है, उसमें तो ऐसा ही लिखा था। तो कोई भी व्यक्ति आपसे ये कहेगा कि नहीं आप अपनी बुद्धि को गिरवी पर मत रखिए, अपनी बुद्धि अपने पास रखिए, अपनी बुद्धि को लगा करके विचार कीजिए कि क्या है। जब हम क्रिटिकल एडिशन करते हैं ना, तो आपने कई बार देखा होगा नीचे लिखा है कि देखो हमें इस प्रति में ये मिलता है, उस प्रति में ऐसा मिलता है, इस प्रति में ये मिलता है। ये कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? प्रति प्रति, जैसे मान लीजिए कोई एक ग्रंथ है, तत्पार सूत्र ही ले लीजिए, ठीक है, उदाहरण के लिए। तत्पार सूत्र की मुझे 3 प्रति मिली, उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, एक अरुणा जी के घर से मिली, एक पूजा जी के घर से मिली, एक जयदीप जी के घर से मिली। ठीक है, अब ये जो 3 प्रतियां हैं, अब मैं काम तो एक पे ही कर पाऊंगा, फिर भी मैं बाकी सबको रेफर करूंगा, बाकी सबको देखूंगा, है ना, उसको समय समय पे देखूंगा। अब मान लीजिए कि जो मैं किसी एक मैन्युस्क्रिप्ट पे काम कर रहा हूँ, किसी एक पांडुलिपि पे जो काम कर रहा हूँ, उसमें मुझे कुछ और एडिशन मिल रहा है, किसी दूसरे में कुछ और मिल रहा है। तो अब मैं क्या करूँ?
एक तो तो आपने दो परंपरागत में वेद हम देखते हैं, श्वेतांबर हाँ, दिगंबर के परंपरागत वेद से। अब मान लीजिए कि एक ही परंपरा के एडिशन में हमें दो मिल रहे हैं, देखने को मिलते हैं, तब हम क्या करें? तब उसमें जो सही हो, ठीक है, उसमें से व्याकरण की दृष्टि से, है ना, परंपरा की दृष्टि से और प्रतिलिपियों में क्या मिलता है उस दृष्टि से, तो हम उस पार्ट को चूज करेंगे। थर्ड वन रेफर करेंगे ना सर? नहीं, और बाकी का नहीं, थर्ड वन नहीं, कोई बहुत सारी, और बाकी का मान लो कि कुछ और भी मिला, तो हम नीचे फुटनोट में लिख देंगे कि हमें अरुणा जी के घर से जो प्रति मिली उसमें ये मिला है, पूजा जी के घर से जो मिली है उसमें ये है। इसको बोलते हैं क प्रति में ये है, ब प्रति में ये है, द प्रति में ये है, इस तरीके से ऐसा मिलता है, शॉर्ट में लिखा होता है। ठीक है, तो ये सब कुछ हमें देखना पड़ता है कि सही क्या है, क्योंकि एक लिपिकार से लिखते वक्त गलतियां हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि आफ्टर ऑल वो एक ह्यूमन है। ख्याल में आ रहा है ना? इसलिए तो हम इन सभी गलतियों को निराकरण करना, ये किसका काम होता है? जो उस पांडुलिपि का स्टडी कर रहा है। तो अब हम इनकी निराकरण किस उद्देश्य से करेंगे, किस आधार से करेंगे? तो इन भूलों का निराकरण मुख्यतः मूल प्रति के उद्देश्य से किया जाता है। ये इस लाइन का मतलब बताइए, क्या समझ में आया आप लोगों को? मूल प्रति यानी जो मेन है उसके इससे लिया जाता होगा। मूल ग्रंथ से। हम्म मेन रेफरेंस उसमें देखा जाएगा जो सोर्स है। तो जैसे मान लीजिए हम आचार अंक का एडिशन कर रहे हैं, ठीक है। अब आचार अंक में हमें कुछ एडिशनल गाथाएं देखने को मिलती हैं, तो हम मूल प्रति देखने कहाँ जाएंगे? देवर्षि गणेश समाश्रमण के पास। ये महाराज साहब बताइए क्या करें? मूल प्रति क्या? सर अभी जो होगी मैन्युस्क्रिप्ट में उसमें देखेंगे ना सर, ओएरा में तो नहीं जा सके। तत्पार सूत्र का देखने के लिए हम उमासाती आचार्य के पास जाएंगे। नहीं सर, अभी तो बहुत आगे आ गया उनके है, जैसे द्वारा आपको लिखी नोट्स गई लिखा जो है मूल वैसे आगे। ग्रंथ है वो देखें। हाँ, तो हम मूल को ही देख रहे हैं। मान लो मैं तत्पार सूत्र को ही देख रहा हूँ, अब बताओ मैं कौन क्या करूँ? देखो, इसका मतलब है मूल प्रति का उद्देश्य। उद्देश्य का मतलब है मूल ग्रंथ जो है वो किस ऑब्जेक्टिव से लिखा गया है। कई गाथाएं, कई विषय जो होते हैं वो प्रक्षेपक होते हैं, इनको प्रक्षेपक बोला जाता है। कई प्रक्षेपक गाथाएं होती हैं, प्रक्षेपक विषय होते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? जैसे मान लो, अब आप समझना, देखो क्या क्या होता है। मान लो मैं तत्वार सूत्र की प्रतिलिपि लिख रहा हूँ, ठीक है, ख्याल में आ रहा है सभी को? मैं एक प्रतिलिपिकार हूँ, और जब मैं तत्वार सूत्र की प्रतिलिपि लिख रहा हूँ, तो मेरे मन में आया कि चलो कुछ चीज मैं अपने मन से भी जोड़ दूं, जो मैं मानता हूँ, जो मेरे पर्सनल बिलीव्स हैं। ठीक है, उस पर्सनल बिलीव्स को या पर्सनल चीजों को मैं उसमें ऐड कर दूं, तो फिर हम फिर कैसे समझेंगे कि ये चीज क्या है? अब तत्वार सूत्र जो है वो किस परंपरा का ग्रंथ है? जैन परंपरा का ग्रंथ है। अगर मान लीजिए कि उसमें कुछ हमें धर्म से संबंधित, अन्य दर्शन से संबंधित चीजें मिले, मान लीजिए कोई ब्राह्मण लिपिकार है, होते थे कि नहीं होते थे? होते थे सर। हाँ, अब वो ब्राह्मण लिपिकार उसमें कुछ वैदिक धर्म की चीजें जो हैं, योग सूत्र जो है या अन्य जो कणाद सूत्र है ना, अन्य जो सूत्र है उनके सूत्रों को जोड़ दे, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? सर वो पता चल जाएगा, अगर जैन है तो वो अपनी बातें तो आनी ही चाहिए, अगर कुछ और बातें आ रही है धर्म से तो वो तो अन्य पता ही चल धर्म। जाएंगी, ये जैन धर्म की बातें ही नहीं है ना। तो भले ही उस पांडुलिपि में हो, लेकिन फिर भी आप उसको मूल में नहीं गिनोगे। क्यों नहीं गिनोगे? क्योंकि वो मूल प्रति का उद्देश्य नहीं था वो लिखना। जिस हम्म। आचार्य ने जब वो ग्रंथ लिखा, तत्पर सूत्र लिखा, तो उसमें अन्य धर्म दर्शन का नहीं लिखने का उनका ऑब्जेक्टिव था, उनका उद्देश्य था। तो आप ये पहचानेंगे कि उस ग्रंथ लिखने का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या उद्देश्य है, और उसकी क्या परंपरा है, तब जाकर के आप उसमें से क्या सही है क्या नहीं है वो विचार करेंगे। ख्याल में आया सभी को? यस सर। सर समझ में ये एक आया? रीजन हो सकता है ना, कल जो आपने क्वेश्चन पूछा था, क्या चीज? हरिभद्र सूरी जी को क्यों निकाला गया था उनसे, हाँ, हाँ, ये मुझे हो सकता है। मुझे अभी मैंने उस पर और विचार किया और ढूंढा, और
तो मुझे ये पता चला कि ये चीज सिद्धसेन आचार्य के संबंध में फेमस है, ना कि हरिभद्र सूरी जी के। आप लोगों ने किसके संदर्भ में सुना है? मुझे बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। हरिभद्र सूरी जी। हाँ सर। सिद्धसेन आचार्य के लिए फेमस है, ऐसा मुझे आज पता उनका तो चला। योग, योग न्याय न्याय दर्शन का उन्होंने लिया इसीलिए शायद। नहीं, सिद्धसेन आचार्य का ये आता है कि सिद्धसेन आचार्य जो है, उन्होंने नमोकार मंत्र जो प्राकृत में था उसको उन्होंने संस्कृत में लिख दिया संक्षेप में। नमो अरहत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधुभ्यो नमः, ऐसे करके कुछ ऐसे शॉर्ट करके बना दिया उसको। तो इसका उनका विरोध हुआ था, इस बात का। हम्म। साथ सर ही और भी बहुत सारी बातें थी जिनका विरोध हाँ हुआ है हाँ, उनके और भी वो सिद्धसेन का तो। प्राकृत के जो आगम हैं उनको संस्कृत में लिपिबद्ध करना चाह रहे थे, भाषांतर या इस तरीके से उनको कन्वर्ट करना चाह रहे थे, उस चीज का भी विरोध हुआ था। और किसका हुआ था अरुणा जी? जैसे केवल ज्ञान केवल दर्शन है उनका, या मति ज्ञान श्रुति ज्ञान का एक के जैसे उन्होंने एक साथ नहीं, ही ये तो विषय रखा था। वस्तु हो गई, ये विषय वस्तु हो गई, ये उनका दार्शनिक वो हो गया। ऐसे तो बहुत मिल जाएगा सिद्धसेन आचार्य का हाँ नया नया। हाँ। उधर तत्वार सूत्र में जो नयों का भेद है वो भी नहीं मानते हैं। वो हम्म। दूसरा मानते हैं, तो वो तो ऐसी दृष्टि से उन्होंने बहुत सारी नई चीजें करी। लेकिन हाँ काफी भाषा, किया था सर उन्होंने। हाँ, ये तो हम भाषा के लेवल पे पढ़ रहे थे ना कि भाषा अच्छा। के लेवल पे उनका क्या हुआ था। तो मुझे ये आज पता चला कि सिद्धसेन आचार्य जो हैं, वो उनका जब मेरी महाराज साहब से कन्वर्सेशन हो रही थी, तो मैं प्रमाण मीमांसा, हम स्वाध्याय के लिए जाते हैं ना, तो हम्म। मैं प्रमाण मीमांसा पढ़ाने के लिए उनसे जब चर्चा हुई, तब उन्होंने बताया कि हरिभद्र सूरी जी के लिए नहीं है ये तो, सिद्धसेन दिवाकर जो आचार्य हुए हैं उनके लिए फेमस है। बट मुझे हरिभद्र सूरी जी का ध्यान था, आप लोगों ने भी बोला तो कहा नहीं हरिभद्र सूरी जी का है। फिर मैंने पूछा भी कि इसका मूल स्रोत कहाँ है, मूल कहाँ मिलेगा, किधर मिलेगा ये कहानी, तो हम उसको फिर अच्छे से देख पाए कि किसके संदर्भ में है, कंफ्यूजन जो है उसका निराकरण कर पाए। ठीक है, आप लोग भी ढूंढिए, विचार कीजिए, देखिए सर किधर भी मैंने है। कल देखा था आपसे बात होने के बाद, क्योंकि ना एग्जाम के समय ये हम लोगों ने पढ़ा था, हम्म। तो मुझे वो ये कंफ्यूजन था हो ना क्योंकि स्टोरी आपसे शायद हाँ से कि सर उस समय विरोध हरिभद्र था। सूरी का ये स्टोरी है कि उन्होंने नहीं कि वो पनिशमेंट दी थी और वो पटा ये नहीं हुआ तो फिर वो गुरु ने उनको डांटा था। पूरी बताइए, मुझे समझ नहीं आया। उनका क्या हुआ था सर, बौद्ध के साथ कुछ वाद विवाद हुआ था और उनके जो अ, उनके छोटे मुनि थे जो उनको ना कुछ बौद्ध बौद्धों ने उनको कुछ तो भी किया था, शायद से मारा था। तो उस हिसाब से उन्होंने क्या किया, फिर उनको वाद विवाद में हराया हरिभद्र सूरी ने, और उधर पनिशमेंट रखी कि उबलते तेल में इनको डाल दो जो हारेगा। और ये हम्म। बहुत होशियार थे, इन्होंने वाद विवाद जीता और डाला। तो वो उनके गुरु ने उनको फिर ये किया था, कितने तो भी दिन की पनिशमेंट थी और फिर वो पूरी करना, फिर उन्होंने कुछ ग्रंथ लिखना लेकिन पनिशमेंट भी ये करना जैन के हिसाब से। और फिर ये स्टोरी थी कि उनको फिर इस वजह से ये किया था, क्योंकि अपने इसमें हिंसा ही अलाउड नहीं, तो फिर कैसे क्या किया। कहाँ पर आती है ये कथा? सर ये स्टोरी आई थी, मैंने फर्स्ट ईयर, जब हमारा एमए का फर्स्ट ईयर था ना तब उसमें स्टोरी पढ़ी थी मैंने। किसमें? अभी सर कहाँ आई थी, मैं ढूंढ के देती हूँ सर। कोई बात क्योंकि हाँ इतिस वो ये ना अभी जिन्होंने फर्स्ट ईयर में पढ़ा वो बोले ये स्टोरी हमको आई नहीं। तो मैंने बोला मैंने तो पढ़ी है, अभी मुझे भी याद आ रही है, मैं आपको ढूंढ के देती हूँ सर। हाँ, अरुणा जी आप बट क्या ये कह रहे थे? स्टोरी थोड़ी अलग तरीके से है, आप जो बोल रहे हाँ। हैं ना वो अलग है। हाँ वो उनके दो शिष्य थे जिनको बौद्ध स्थान वहां पे भेजा था पढ़ने के लिए, और उस समय वो जैन वहां पे अलाउ नहीं थे बौद्धों के यहाँ पढ़ने के लिए, हाँ। बौद्ध मठ में भेजा था। लेकिन उनको फिर जब वो पकड़े गए मारा थे था ऐसे ही है ना, वो वाद विवाद में जो हारेगा वो जाएगा ऐसे उबलते तेल में, ऐसा कुछ उन था। उन दोनों के नाम भी अलग थे जो अरुणा जी आप बोल रहे हो ना, उनके नाम हंस ये, और परमहंस। हाँ, हंस और हाँ परमहंस थे। और ये हाँ जो कहानी है ना, ये दिगंबर परंपरा में आकलंक निकलंक से भी संबंधित है।
ऐसी हाँ हाँ कहानी ऋषि। सेम अकलंग निकलंग की भी आती है। हम्म, बट हंस और हम्म, परमहंस जो है वो मरण को प्राप्त हो गए, लेकिन दिगंबर जो है उसमें निकलंग ने एक धोबी को लेकर के भागा तो वो दोनों ने मार दिया, अकलंग हम्म, बच गए और हम्म, उन्होंने राजवार्तिक हम्म। आदि ये सब ग्रंथ लिखे। हम्म। ये मिलता है, बराबर है। तो वो तो अलग है, वो तो हंस परमहंस की है, वो हरिभद्र हम्म। सूरी की नहीं है। अब आप समझ रहे हो कितना तो मिक्सचर चल रहा उनके है, वो किसकी कहानी ये में थे, क्या क्या आ हंस रहा है। परमहंस जो थे ना, उनके ही सर अंडर उनके थे शिष्य ही थे हरिभद्र वो, सुरु, हरिभद्र, उनके हम्म। उनके गुरु थे। शिष्य थे वो। हाँ, उनके हम्म। शिष्य थे वो। ये तो फिर शिष्यों उनके की दुख में कहानी है। उन्होंने बोला था कि मैं 1500 बौद्धों की ना हत्या करूंगा। और हाँ हाँ, उन्होंने ये तो देखो करने सर, के लिए उन्होंने वो कढ़ाई में वाद तेल भी विवाद चढ़ा दिया लगाया, था। और वो तो मीन्स कंपटीशन रखी एक, और कंपटीशन हम्म। में जीते हरिभद्र सूरी जी। हम्म। हाँ ये है पूरी कहानी, बराबर, बिल्कुल, मुझे भी ऐसे ही ध्यान था। तो इसमें वो फिर संस्कृत वाली बात वो नहीं आई फिर, वो आपने कहाँ पढ़ी थी अरुणा जी, आप बता रहे थे। सर एक बुक है मेरे पास, उसमें स्टोरी है। फिर वो 1500 शिष्यों को वो अपनी, उनके पास एक हम्म। विद्या होती है, उस विद्या से आकाश मार्ग से उनको बुलाते हैं। हाँ और हाँ फिर जब उनकी जो गुरु रहती है, गुरुआइन रहती है महतरी सुनु, तो वो फिर उनको समझाते, जब उन्हें पता चलता है कि वो ऐसा कुछ करने वाले हैं, तो फिर वो हम्म। उनको मतलब वापस अपनी भूल का रियलाइज करवाती है। तो फिर वो हाँ उस समय वो प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं 1500 शिष्यों को मारने वाला था, इसके प्रतिकार स्वरूप अब मैं उनको नहीं मारूंगा, मुझसे जो भूल हुई है, इसलिए मैं 1500 ग्रंथों की रचना करूंगा। ऐसी कुछ स्टोरी पड़ी हुई है सर मेरी। ग्रंथों की रचना, लेकिन तो उनको इसका, पनिशमेंट मिली है, सोचने की पनिशमेंट थी उनको। हाँ बराबर है, वो तो मिलेगा ही ना, प्रायश्चित तो लेना ही, पश्चाताप तो करने, हम्म। वो प्रायश्चित तो लेना ही पड़ेगा, बराबर है, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और फिर ये संस्कृत से संबंधित नहीं हुई ना वो कहानी, वो जो अपन कल चर्चा कर रहे थे ना, प्राकृत संस्कृत, वो ये हाँ, कहानी तो वहां से आई थी, तो ये उससे संबंधित तो नहीं हुई ना। संबंधित नहीं है सर। हम्म। तो वो सिद्धसेन आचार्य के लिए है वो कहानी। सर मैंने देखा था कल बुक में, सिद्धसेन आचार्य के लिए बहुत ज्यादा विरोध हुआ था और उनको निष्कासित किया गया था संघ से, ये मैंने पढ़ा है कल। बट अब और उनको भी किया गया हरिभद्र सूरी को, ये मुझे नहीं पता है। ये, ये मुझे पता नहीं है सर, शायद उनके लिए भी ऐसा कुछ है तो। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, उनके लिए नहीं है, कल अपन जब कह रहे हम्म, थे ना कि हरिभद्र हम्म, सूरी जी के लिए, उनके लिए नहीं है, हम्म, यही तो मैं कह रहा हूँ। कल अपन ने ऐसा सोचा था कि वो हरिभद्र सूरी जी के लिए है, बट ऐसा नहीं है, वो सिद्धसेन आचार्य के लिए है, उनका विरोध हम्म। हुआ था। चलिए। सर लेकिन सिद्धसेनाचार्य तो दोनों परंपरा में मान्य रखते थे। हाँ। अब ये सब नहीं, आप उन्होंने सब, कुछ आगम विरुद्ध कार्य किया था, जैसा मैंने पढ़ा है ना। जो हम्म। परंपरा, आगमिक परंपरा चल रही थी ना, उसके अगेंस्ट में कुछ ऐसे ऐसे बातें की, लोगों ने उनका विरोध किया था इसके लिए। हाँ वही मुझे पता चला कि वो प्राकृत में जो आगम लिखे हैं ना, उसका वो संस्कृत करना चाह रहे थे, तो इस चीज का भी विरोध हुआ था, जो अपन कह रहे हैं ना, उनको प्राकृत को एक माने, ये आज देखो, ये विरोध हुआ था किसी आचार्य का, ये कहानी आपने भी सुनी है जिनका प्राकृत संस्कृत से रिलेटेड कुछ विरोध हुआ था। वो कहानी किसकी है, तो कल हमें लगा हरिभद्र सूरी की है ना, मुझे ऐसा ध्यान था। आप लोग, मैंने आप लोगों से भी पूछा, आप लोगों को भी वैसा ध्यान रहा, फिर मैंने फिर से उसको क्रॉस चेक किया और ढूंढा, तो उसमें मिला नहीं, ये हरिभद्र सूरी के लिए नहीं, ये सिद्धसेन आचार्य के लिए, और अरुणा जी ने भी वो पढ़ा था, तो उनको भी ध्यान आया कि हरिभद्र सूरी का तो वो जो दो शिष्य थे वो वाली कहानी आती है उनके लिए, अथवा वो अम्मा जी थी, उनसे दीक्षा ली थी, वो दादी जी, वो चक्की पीस रही थी कौन, वो उनसे हम्म, उन्होंने एक वो कहानी आती है उनके लिए, है ना। ये जो कहानी आती है वो सिद्धसेन सूरी की, वो तो उनके उनको संघ से निकाला, वो सिद्धसेन सूरी के लिए आता है। और भी ढूंढिए और भी सोचिए, और ये सब शोध के विषय हैं। सिद्धसेन दोनों परंपराओं में माने जाते हैं, सिद्धसेन के ग्रंथ हैं। सिद्धसेन जो दोनों सिद्धसेन माने जाते हैं, वो एक ही सिद्धसेन है कि दो अलग अलग सिद्धसेन है, ये सब शोध के विषय बनते हैं। चलिए। सर आप आप लोगों तो को हर एक लग विषय को शोध का विषय बना रहे आप हैं। लोगों को लगता होगा कि मैं क्या लेकर के बैठ नहीं जाता सर, है, नहीं। बट मैं उल्टा चाहता हूँ हमारा भी आपके सर्च अंदर, होता है और हमको भी फिर नॉलेज आ जाता है।
हाँ, मैं चाहता हूँ आप लोग इस तरीके से एक शोधकर्ता बने। बहुत मजा आता है जब आप इस तरीके से किसी को गहराई में सोचते हैं, है ना। ऊपर ऊपर तो सब सुन लेते हैं, लेकिन किसी की चीज की गहराई में जाना, विचार करना, उसको गंभीरता से लेना, ये बहुत मजा आता है इस चीज में। चलिए, तो ये लाइन क्लियर हुई ना। मैं तो ये आपको समझा रहा था मूल प्रति के उद्देश्य, हाँ ख्याल में यस सर। आया। हम आचार्यों के पास तो नहीं जा पाएंगे, लेकिन हम कैसे पता लगा पाएंगे ये उन्होंने कहा होगा कि नहीं कहा ना होगा, है ना। तो हम ऐसे लगाते हैं। तो ऐसे कई सारी चीजें होती हैं जिसमें कई कई गाथाएं मिलती हैं, कई कई चीजें मिलती हैं, श्लोक मिलते हैं। और विद्वान ऐसा मानते हैं कि ये मूल आचार्य ने नहीं लिखे हैं, ये बाद के किसी आचार्य ने लिखे हैं। ऐसा भी होता है, ठीक है। सर आप बता रहे थे प्रक्षेपक गाथाएं होती है, वो क्या होती है? जैसे मान लीजिए कि 10 गाथाएं लिखी आचार्य ने किसी एक अध्याय में, ठीक है। और उस 10 हम्म, गाथाएं में मैंने सोचा, जब मैं प्रतिलिपि कर रहा था तो मैंने सोचा कि मैं अपने बीच में दो चार गाथाएं जो मैं मानता हूँ, अपनी मान्यता संबंधी दो चार गाथाएं बीच में डाल देता हूँ। तो ऐसी मैंने जो दो गाथाएं बीच में सब्जेक्ट मैटर में डाल दी, वे दो दो गाथाएं कहलाएंगी प्रक्षेपक गाथाएं। ओके। तो हम जब उस पांडुलिपि का अध्ययन कर रहे हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि ये देखो, ये विषय से बिल्कुल अलग हो गई। आपने समय सार पढ़ा ना, यस सर। कुछ देखा है ऐसा समय सार में? नहीं, ऐसे नहीं, मैं ऐसे पूछता हूँ। समय सार के जो दो टीकाकार थे, कौन कौन से थे? अमृतचंद जी। अमृतचंद्र आचार्य और यस जैसे जयसेन जी। ओके। जयसेन आचार्य। दोनों में कुछ जानते हैं आप लोग? अमृतचंद्र आचार्य ने जो टीका लिखी, जयसेन आचार्य ने जो टीका लिखी, उसके बारे में? दोनों के अलग अलग पर्सपेक्टिव थे, अलग मीनिंग अलग थे। अलग। हाँ, अलग एक अलग एक वाक्य के पर्सपेक्टिव थे। अलग अलग वो तो मीनिंग। कमेंट्री में था, ठीक है। और हाँ। और देखो, जयसेन आचार्य ने सब जगह, मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम अमृतचंद्र आचार्य को ही फॉलो किया है, और फिर उन्होंने एडिशनल बताया है, ठीक है। ये आप एक बेसिक देखेंगे तो जब आप दोनों टीकाओं को कंपेयर करेंगे ना, तब आपको ये समझ में आएगा। और इसके अलावा क्या देखा आप लोगों ने? कुछ गाथाएं समयसार की ऐसी हैं जो अमृतचंद्र आचार्य की टीका में नहीं मिलती हैं और जयसेन आचार्य की टीका में मिलती हैं। हाँ, सो तो फिर नंबर ये तो तो फिर अमृतचंद्र आचार्य ने तो मेन बुक को लिया ना, कुंद कुंद आचार्य के समय सार को दिया, और इन्होंने हम्म। तो उसको लिया, तो फिर इनका तो ज्यादा ही बनेगा। नहीं, आप समझे नहीं पूजा जी। कौन समझा बताओ? सर लेकिन यदि कोई भी लिखेगा तो अपना तो कुछ ऐड ऑन करेगा ही ना, उसमें एक जैसा थोड़ी हाँ लिख नहीं देगा। नहीं नहीं, आप समझे नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ। आप भी नहीं समझे, मैं फिर से बोलता हूँ, आप लोग समझे नहीं मैं क्या कह रहा हूँ। जैसे देखो, इसको समझाता हूँ मैं आपको। ये एक गाथा है 6वीं नंबर की। कौन सी गाथा है बोलो? मैं ही 60। बोल देता हूँ। णवी होदी अपमत्तो न पमत्तो जाणगो सिद्धो। ठीक है। आत्मा न प्रमत्त है न अप्रमत्त है, वो शुद्ध है। ठीक है, ये 6वीं गाथा है। फिर 7वीं गाथा कौन सी है? व्यवहारेणुदस्तति नाणस्य चरित दंसनम नाणम नवीनाणम न चरितम न दंसनम जाणगो शुद्धो। ये अगली गाथा है। ये समझ में आ रहा है? अब इसकी टीकाएं लिख रहे हैं दो आचार्य, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ वो सुनो। ये 6ठे नंबर की है, ये 7वें नंबर की है, ऐसे 8वें नंबर की, 9वें नंबर की, 10वें नंबर की। अब कई जगह हमें ऐसा देखने में मिलता है कि ये मान लो कि 100 नंबर की गाथा है जो अमृतचंद्र ने लिखी है। अब इसके बाद वे 101 पर पहुंच जाते हैं, ठीक है। या इसको आप ऐसे समझो, ये 6ठे नंबर की गाथा थी ना, हम्म, ये 7वें नंबर की गाथा थी, ठीक है। हम्म, अब इन दो गाथाओं के बीच में भी हमें एडिशनल गाथाएं देखने को मिल जाती हैं जैसे नाचार्य की टीका में। अगर आपसे पूछा जाए कि समय सार की कितनी गाथाएं हैं, कितनी हैं बताओ? अरे भगवान, 415। आप लोग पेपर करके सब फोर भूल जाते हो। फिफ्टीन पेपर गया, हमें कोई लेना देना नहीं कि समय सार क्या है क्या नहीं है। हमें नंबर आने चाहिए बस। हमें तो नंबर चाहिए बस। हमने पढ़ लिया, लिख लिया, दे दिया, खत्म। अब हमने अब हमसे 68 कुछ। पढ़े, टोटल 415 है। हम्म हाँ हम्म सर।
हाँ, आप लोगों ने एक अधिकार का पढ़ा है, जीवाजीव अधिकार, और उसका भी पूर्व रंग है। ये पूर्व सब रंग अधिकार, का पर। हाँ, पूर्व रंग और जीवाजीव अधिकार आपने पढ़ा, जिसमें हम्म 68 गाथाएं हैं, ठीक है। हम्म ओवरऑल समय सार में देखें तो 415 है, 415 हम्म है। लेकिन आपको पता है 415 गाथाएं सिर्फ अमृतचंद्र आचार्य के एडिशन में है। जयसेन आचार्य के एडिशन में इससे ज्यादा गाथाएं हैं। अब समझ में 2000। आया मैं क्या कह रहा हूँ? हम्म। जयसेन आचार्य की टीका में 415 गाथा नहीं है, उसकी संख्या इससे ज्यादा है, मुझे एग्जैक्ट अभी याद नहीं है, बट उसकी इससे ज्यादा है। क्योंकि कई सारे प्रकरण ऐसे आते हैं जो जयसेन आचार्य की टीका में वो गाथा, वो अमरचंद आचार्य की टीका में वो गाथाएं नहीं मिलती हैं, जयसेन आचार्य की टीका में वो गाथाएं मिलती हैं। और आचार्य ने उन पर टीका भी लिखी है, जयसेन आचार्य ने। तो तो अभी सर ये, उन्होंने क्यों एक्स्ट्रा ऐड कैसे की फिर उन्होंने गाथा है? हाँ, अब ये विचार करो उन्होंने एक्स्ट्रा ऐड किया क्या हुई। हम ये कह सकते हैं कि अमृतचंद आचार्य को जो समय सार का एडिशन मिला होगा उसमें इतनी गाथाएं थी, जयसेन आचार्य को जो एडिशन मिला होगा समय सार की पांडुलिपि का, तो ये दोनों के पास समय सार, कुंद कुंदाचार्य वाला समय सार तो नहीं मिला ना। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो कैसे होता है? अब कुंद कुंद आचार्य हुए प्रथम द्वितीय शताब्दी में, अमरचंद हाँ, आचार्य हुए 8वीं शताब्दी में, जैसे आठवीं में। आचार्य हुए उनके बाद की शताब्दी में। गैप देख पा रहे हो, टाइम गैप कितना है हम्म, यहाँ? तो यस सर। समय सार पहुंचते पहुंचते जो अमृतचंद्र तक पहुंचा, उनके उन्हें जो एडिशन मिला उसमें इतनी गाथाएं थी, जो जयसेनाचार्य को एडिशन मिला उसमें उतनी गाथाएं थी। अब जब हम दोनों को कंपैरेटिवली देखते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है कि जयसेनाचार्य के एडिशन में जो बहुत सारी गाथाएं मिलती हैं, वो कई सारी गाथाएं ऐसी भी हैं जो विषय से संबंधित नहीं है। वो एकदम से विषय कुछ और चल रहा है, गाथाएं कुछ बीच में आ गई, तो वो समझ में आ जाता है कि ये किसी के बीच में से गाथाएं आ गई हैं। टॉपिक हमें देखो, प्रबंध हम्म। होते हैं ना ये सब, मुक्तक थोड़ी ना कि कुछ भी कहीं से भी नहीं। कोई विषय चल रहा हो। प्रबंध है, एक विषय चल रहा है हम्म सिस्टमेटिक। तो वो बीच में जब वो गाथाएं आ जाती है ना, तो ऐसा लगता भी है कभी कभी, कभी कभी तो उस विषय से संबंधित ही होती हैं, उस विषय को और क्लियर करने वाली भी होती हैं, कई बार उस विषय से अलग भी होती हैं। तो जब हम इन दोनों को देखते हैं, समझते हैं, तो हमें ख्याल में आता है कि देखो ये जो है, ये हो सकता है कि ये ऐसे कि बीच में ऐड की हो, या किसी ने आई हो, या उनके पास जो मिली एडिशन हो उसमें इतनी गाथाएं उपलब्ध हो। समय सार तो एक ही लिखा गया है ना। हाँ, यस सर। अब ये चीजें जो हमें देखने को मिल रही है ना, ये सब प्रतिलिपिकारों की देन है। जो अमरचंद आचार्य तक पहुंची और जयसेन आचार्य तक पहुंची। अब समझ में आ रहा है ये क्या क्या विकृतियां होती हैं और क्या क्या समस्याएं होती हैं, ये सब पांडुलिपि की समस्याएं हैं। ये तो मैं एक बता रहा हूँ क्योंकि मैंने समय सार को अच्छे से पढ़ा है, देखा है, मैं जानता हूँ। ऐसे सब जगह श्वेतांबर ग्रंथों में भी मिलेगा, श्वेतांबर आगमों में भी मिलेगा। जब आगम लिखे गए तो यही तो हुआ, क्योंकि हर किसी के पास अलग अलग एडिशन थे एक ही चीज के लिए, तो फिर एक को आधार मान करके बाकी को सब माना कि नहीं माना। तो ये सब हम्म। चीजें ऐसे जब बढ़ती है ना, तो ये सब ऐसे होता है। तो ओरल में भी होती है ये चीजें, विकृतियां आती हैं, और रिटर्न में भी ये विकृतियां आती हैं। सर इसीलिए आप कहते हैं मूल से पढ़ो। हम्म। चलिए, तो वो मूल प्रति का उद्देश्य क्या है वो हमें समझ में आता है जब हम उन गाथाओं को विषय से देखते हैं ना। तो अब जैसे समय सार में तो ऐसा लगता है कि देखो यहाँ तो आचार्य भी शुद्धात्मा का निरूपण कर रहे थे, कि बीच में परिग्रह वाली गाथाएं कहाँ से आ गई। वो हमें समझ में आ जाता है ना कि मूल प्रति में क्या उद्देश्य चल रहा है, क्या वहाँ भाव वासन है, वहाँ क्या विषय चल रहा है, ये अचानक से कैसे गाथाएं आ गई। तो हम इस तरीके से भी विचार करके जो एडिशनल चीजें होती हैं उनको हम साइड में कर देते हैं, या उसको नीचे फुटनोट में देते हैं, या एडिशनल नोट करके बताते हैं कि यद्यपि ये मूल गाथा में है, तथापि मुझे नहीं लगता कि ये विषय से संबंधित है, ऐसा करके बताते हैं। ठीक है, तो ये सब उस मैन्युस्क्रिप्ट पे जब स्टडी हाँ। की जाती है तो उसका सब पार्ट है। हाँ, कोई कुछ बोल रहे हैं? नहीं, चलिए इतने ही रहने देते हैं, ठीक है। बाकी और कौन कौन सी विकृतियां होती हैं, कैसी कैसी होती हैं, ये अपना आगे चलेगा। ठीक है, ये विषय अपना आगे चलेगा, बाकी अपन कल देख लेंगे। ठीक है। आई होप आप लोगों को पांडुलिपि पढ़ने में मजा आ रहा हो, तो ये बहुत ही यस सर। अच्छा विषय है। चलिए, ठीक है, सर बाकी कल इंटरेस्टिंग मिलते हैं।
सभी को जय जय जिनेन्द्र। जय जैनेन्द्र सर, थैंक यू सर। जय जय। अरुणा जी, आप वो एक बार मुझे वो भेजिएगा जो आपने कल कहानी पढ़ी थी ना, किसमें से थी? आप बोले थे ना आपने कौन सी कोई कहानी? कौन सी कल कहानी कहानी सर? आपने जो पढ़ी हरिभद्र सूरी की और उनकी, हाँ हाँ वो हंस पर किसमें से अमंस की। पढ़ी? जी। ना पूजा जी, आपको भी वो वाली कहानी ढूंढनी है? अच्छा, वो एक ही हाँ तो सर, है, सेम। हाँ ठीक एक है ही ठीक है है। उनकी है। हाँ सर, वो अभी मुझे जितना याद था मैंने बोला, उसमें मेरी भी गलती रह सकती है ना। उस कहानी का मूल आधार ऐसे ही होता है। सर प्रैक्टिकल एग्जांपल मिल गया हमें। मैं हाँ। यही सब यही मिलेगा। ठीक है। यस सर, चलिए, ओके। जी सर भेज थैंक दी। यू।